तो जैसे आज का टॉपिक जो है ना वो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम। इससे पहले हम जैसे जान चुके हैं ब्रह्मांड के बारे में, और सारा उसमें आकाशगंगाएं, तारे वगैरह सबके बारे में जाना। फिर तारों में सूर्य के बारे में जाना हमने, कि सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन सबको मिला करके सौरमंडल कहते हैं। तो आज इस मतलब वीडियो में जो जानेंगे हम, वो एक तो सौरमंडल के बारे में जानेंगे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु यानी कॉमेट, इनके बारे में जानेंगे। फिर चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है उसके बारे में जानेंगे, और चंद्रमा के बारे में डिटेल जानेंगे। तो आज सौरमंडल से शुरुआत करते हैं। तो सौरमंडल के बारे में जैसा जानते ही हैं हम कि सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले सभी पिंड, चाहे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, इन सबको मिला करके सौरमंडल कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई है। 4.6 बिलियन ईयर्स है वो, इसकी उत्पत्ति हुई है सूर्य की। और सूर्य से ही फिर बाकी ये जो पिंड हैं ये बने हैं। और इसके बारे में जो हमारे पुराने जानकारियां जो इतिहास में मिलती हैं, तो सबसे पहले जो एक उल्लेखनीय जो ब्यौरा आता है वो ईसा पूर्व में एरिस्टार्कस का आता है। एरिस्टार्कस ने सबसे पहले ये बताया कि सूर्य जो है इस ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी सूर्य के चारों तरफ ये सारे पिंड चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिर इस अवधारणा को बदलते हुए 140 ईस्वी में टोलेमी एक विद्वान हुए। टोलेमी ने बताया कि नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी के चारों तरफ सारे पिंड चक्कर लगाते हैं। टोलेमी की परिकल्पना को फिर कोपरनिकस ने बदला 1543 में, और कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है। अब यहाँ पर आप ब्रह्मांड शब्द से कंफ्यूज मत करना, ये पुरानी जानकारियां हैं। उस समय पे सब कुछ जो कुछ था ना उसके लिए ब्रह्मांड शब्द का ही प्रयोग हो रहा था। बाद में फिर ये जो बातें हैं ना ये सौरमंडल तक आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे ब्रह्मांड शब्द को उस अर्थ में ना लें जिस अर्थ में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कोपरनिकस ने टोलेमी की बात को सही करते हुए और बोला कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी कि इसको हम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दी, और अब इसके कोपरनिकस के बाद फिर यही थ्योरी चलती है और इसी के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। तो कोपरनिकस ने जो कुछ बातें बताई वो काफी महत्वपूर्ण थी। इन कोपरनिकस की बातों में आगे चल करके केप्लन ने थोड़ा सा सुधार किया, लेकिन ये जो सूर्य केंद्र है ब्रह्मांड का, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, यानी कि ये सही है बात। और आज भी हम सौरमंडल का केंद्र सूर्य को ही मानते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द आ रहे हैं ना ब्रह्मांड, सौरमंडल, आप कंफ्यूज मत करना, ये पुरानी जानकारियां हैं, पुराना ज्ञान थोड़ा अधूरा था, उस आधार पर सौरमंडल को ये लोग ब्रह्मांड कह रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात कहें कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, उल्काएं, ये सब जो चक्कर लगाते हैं, इन सबको मिला करके हम सौरमंडल कहते हैं। अब इसमें जो सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनकी संख्या वर्तमान में 8 है। हालांकि 2006 से पहले ये संख्या 9 थी। प्लूटो के बारे में आप जैसे पढ़ते थे, प्लूटो 9वां ग्रह था। 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान है उसने प्लूटो को ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया, क्योंकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ने ग्रहों की एक नई परिभाषा तय की थी। उसमें अन्य बातों के अलावा एक जो पॉइंट था वो ये था कि ग्रह वे पिंड होंगे जो सूर्य की परिक्रमा करते समय किसी अन्य पिंड के परिक्रमा पथ को काटेंगे नहीं। जबकि प्लूटो जो है वो जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो जो नेपच्यून है उसकी परिक्रमा को उसके परिक्रमा पथ को यानी उसकी ऑर्बिट को काटता है। इसलिए इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो को से बाहर कर दिया ग्रह से, और अब ये बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट कहलाता है। बौने ग्रहों के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो जो सौरमंडल है इसका ये पिक्चर आपके सामने है, इस पे स्क्रीन पे है।
तो देखो लेफ्ट हैंड की तरफ सूर्य है, सूर्य से बढ़ते क्रम में आप देखोगे तो सबसे पहले मरकरी यानी बुध, फिर वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल। मंगल के बाद देखो फिर एक ये पट्टी है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कह रहे हैं, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी कह रहे हैं, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद फिर जुपिटर है यानी बृहस्पति, उसके बाद शनि यानी सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून, और उसके बाद प्लूटो है, लेकिन फिलहाल प्लूटो ग्रह की परिभाषा में नहीं है। इसके आगे ये क्यूपर बेल्ट है जो डॉट 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 करके है, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में है, और फिलहाल ये 8 ग्रह हैं और 2 बेल्ट हैं ये, एक एस्टेरॉयड बेल्ट दिख रही है आपको और एक क्यूपर बेल्ट दिख रही है। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है क्षुद्र ग्रह हैं, यानी छोटे छोटे चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा उसी तरह करते हैं जैसे ग्रह परिक्रमा करते हैं। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पहले कोई एक बड़ा ग्रह हुआ करता था जो बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टुकड़ों में टूट गया। ये वही चट्टानी टुकड़े हैं जो सूर्य की परिक्रमा उसी तरह से कर रहे हैं, और छोटे आकार के होने के कारण इन्हें क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं, यानी ग्रह की तरह ही ये परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए ग्रह हैं लेकिन आकार इनका बहुत छोटा है और गोल भी नहीं है ये, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं। तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो इस तरह से ये सौरमंडल के ग्रह हैं। अब इन जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं इनको हम 2 भागों में बांटेंगे यहाँ पे। एक तो बोलेंगे आंतरिक ग्रह, यानी कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इस पट्टी के अंदर की तरफ के ग्रह 4, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और इसके बाहर के बाह्य ग्रह जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनके बारे में देखते हैं। तो इसमें आंतरिक ग्रह जैसा मैंने बताया 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन आंतरिक ग्रहों को हम स्थलीय ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तरह ठोस है, ठोस चट्टानों से और धातुओं से बने हैं और इनका घनत्व ज्यादा है, और तुलनात्मक रूप से आकार इनका दिख रहा है। ये लेफ्ट हैंड की तरफ सबसे छोटा बुध है, फिर इससे बड़ा ये शुक्र है, और फिर ये पृथ्वी है, और ये फिर राइट हैंड की तरफ मंगल है। तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से देखने पर ये हल्का सा लाल दिखाई देता है, दिख रहा है इसमें चित्र में देखो। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये ब्लूइश कलर की दिख रही है। शुक्र को हम सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। तारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, तारा शब्द गलत है, ये ग्रह है लेकिन फिर भी तारा कहते हैं, क्योंकि शाम के टाइम जब आप सूर्य के छुपने के बाद सूर्य की तरफ देखोगे तो सबसे पहले जो तारा दिखाई देता है आसमान में वो शुक्र है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार या सांझ का तारा कहते हैं, सबसे चमकीला होता है ये। और सवेरे के टाइम भी अगर जब सूर्य निकलता है उससे पहले अगर पूरब के आसमान में देखेंगे तो तारे जब छुपते हैं तो सबसे अंत में छुपने वाला तारा यही है, शुक्र है। ध्यान रखना, शब्द तारा कह रहे हैं लेकिन ये तारा नहीं है, गलती से तारा चला आ रहा है पहले से ही नाम। तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार और भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार दोनों नामों से जानते हैं, प्राचीन काल से जानते चले आ रहे हैं। और ये चट्टानी है, ठोस हैं, चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं। इनमें बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, लेकिन सर्वाधिक तापमान जो वायुमंडल का है वो शुक्र का है, यानी शुक्र सबसे ज्यादा गर्म है। इसका कारण ये है कि शुक्र का जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, बहुत घना है वो वायुमंडल। और आप पढ़ते हैं, जानते हैं कि पृथ्वी पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है और वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर भी प्रदूषण के कारण बढ़ रही है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में भी वृद्धि हो रही है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। वही प्रभाव शुक्र पर है। शुक्र के वातावरण में प्राकृतिक तौर पर ही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, वातावरण बहुत घना है, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट वहां पर बुध के मुकाबले ज्यादा होता है। तो बुध सूर्य से नजदीक होने के बावजूद भी तापमान जो है शुक्र का ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आंतरिक ग्रह हो गए चारों। इसके बाद बाह्य ग्रह यानी कि जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, एस्टेरॉयड जो बेल्ट है, उसके बाहर के ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं।
और ध्यान रखना ये ठोस नहीं है, चारों ही गैसियस हैं। और बृहस्पति और शनि जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, और यूरेनस और नेपच्यून जो है वो जल जल यहाँ पे मतलब गैसियस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, मीथेन और अमोनिया से बने हैं। एक बार फिर ध्यान रखना ये चट्टानी नहीं है, ठोस नहीं है, ये गैसियस स्टेट में है। और इनमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और दूसरा बड़ा शनि है, इसलिए इन्हें गैसियस जाइंट भी कहते हैं, यानी कि गैस से बने हुए दानव। इनमें शनि का घनत्व तो सबसे कम है, पानी से भी कम है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि शनि को अगर पानी में डाल दिया जाए तो पानी में भी तैरेगा वो, यानी कि उसका पदार्थ पानी से भी हल्का है। तो और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इन चारों ग्रहों के बारे में, जैसे शनि के चारों तरफ ये छल्ले दिखाई दे रहे हैं, रिंग दिखाई दे रही है, ऐसी इन चारों के चारों तरफ है, यानी कि ये प्लेनेटरी रिंग कहलाती है। प्लेनेटरी रिंग इन चारों ग्रहों के चारों तरफ है, जो धूल और बाकी जो कण है, गैसियस कण है, उनसे मिलकर के बनी है। लेकिन ज्यादा स्पष्ट शनि के चारों तरफ है, इसलिए शनि के चारों तरफ तो हम इसको शो करते हैं, और बाकी तीन के चारों तरफ शो नहीं करते। लेकिन ये चारों के चारों तरफ है, यानी कि चारों ग्रह प्लेनेटरी रिंग युक्त है। तो इस तरह से ये बाह्य ग्रह हो गए। अब इसके बाद आते हैं केपलर के नियम, इन ग्रहों के बारे में केपलर के नियम है, यानी कि ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमा पथ कैसा है और किस तरह से करती हैं ये परिक्रमा, तो इसको समझते हैं यहाँ पे। केपलर एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सन 1609 से लेकर के 1616 के बीच में अपने सिद्धांत दिए, और खास तौर से जो 1543 में कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया था सूर्य केंद्रित वाला, उसमें थोड़ा संशोधन किया इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र तो सूर्य है, जैसा कोपरनिकस ने कहा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे कोपरनिकस की बात के साथ ही केपलर के नियमों को बता दूं कि कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रहों की परिक्रमा पथ है, कक्षा है, वो एकदम गोल है। लेकिन इन्होंने केपलर ने कहा कि नहीं, कक्षा चपटी है, एक पॉइंट। और जो कोपरनिकस ने बताया था कि कक्षा गोल है और उसका बिल्कुल जो केंद्र बिंदु है सूर्य वहां पर है। लेकिन केपलर ने कहा कि सूर्य जो है कक्षा के केंद्र पे नहीं है, एक फोकस पे है, यानी कि चपटी है कक्षा, और चपटी कक्षा होने के कारण उसके दो फोकस बनेंगे, उनमें से एक फोकस पर सूर्य है। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सूर्य बिल्कुल केंद्र में, ये दोनों जो रेखाएं हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों लाइन एक जगह पे जहां काट रही है, जो केंद्र है वहां सूर्य है। तो सूर्य जो है इस वृत्त के केंद्र में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सूर्य जो है एक फोकस पर है, पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट बताया कि ग्रह जब अपने परिक्रमा पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली जो रेखा है वो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसको अभी अगले चित्र में और समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ना, ब्लू कलर का एरिया आप देखोगे तो हर समय समान रहता है। और इसमें चाल भी देखोगे आप, ये जो ग्रीन एरो दिख रहा है, ग्रीन एरो की लंबाई इस ग्रह की चाल को बता रही है। तो ग्रीन एरो की लंबाई देखो कम ज्यादा हो रही है, आप डायग्राम में देखोगे तो। फिर दोबारा से समझो कि ग्रीन एरो जो बना हुआ है ग्रह के साथ में, ये इसकी वेलोसिटी को बताता है। और ग्रीन एरो की लंबाई आप पूरे चक्र में देख रहे हो, इसमें घूमते समय पर कभी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। इसका अर्थ यह है कि ग्रह जब परिक्रमा करता है सूर्य की, तो उसकी चाल एक जैसी नहीं रहती। जब सूर्य के नजदीक होता है तब उसकी चाल ज्यादा है, और सूर्य से दूर होता है जब तब चाल उसकी कम है। आप देखो इसमें एरो, सूर्य के नजदीक आने पर एरो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और सूर्य से दूर जाने पर एरो छोटा हो रहा है। और क्षेत्रफल ये जो ब्लूइश कलर का है ये हर समय बराबर रह रहा है। इसको अभी अगले उसमें चित्र में और समझेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके एनिमेशन के साथ शायद ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो ये दूसरा नियम है। जबकि कोपरनिकस ने ये बताया था कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की चाल हमेशा बराबर होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, चाल घटती बढ़ती रहती है। ग्रह जब सूर्य के नजदीक होता है तब चाल ज्यादा होती है, और ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तब चाल कम होती है। तो ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम जो केपलर ने बताया, वो बताया कि परिक्रमा करते समय एक पूरी परिक्रमा करने में लगा समय टी, कैपिटल टी, यानी कि ग्रह को सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में लगा समय इसकी अपनी त्रिज्या के क्यूब के बराबर होता है, यानी कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी है यहाँ पे इसका
मतलब जो समय है पूरा, यानी आवर्तकाल कह लो इसका, आवर्तकाल ग्रह का पूरा एक परिक्रमा करने का, आर इसकी त्रिज्या है। तो ये 3 नियम केपलर ने दिए। इन तीनों नियमों को एक बार अगले डायग्राम में और हम समझते हैं। तो देखो पहला नियम है ये केपलर का, इधर लेफ्ट हैंड की तरफ केपलर फर्स्ट लॉ दिख रहा है आपको। इसमें आप देखो कि लाल रंग का ये प्लेनेट है, ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ आप देखोगे, कक्षा देखोगे तो ओवल शेप है, यानी चपटी है, एकदम गोल नहीं है। और सेंटर देखो दिख रहा है इसका, लेकिन सेंटर से हटके है सूर्य। सूर्य की पोजीशन येलो कलर में जो दिख रहा है वो सूर्य है। तो सूर्य कहाँ पर है? परिक्रमा पथ के केंद्र में नहीं है, ये परिक्रमा पथ के केंद्र से एक तरफ हटके है। इसको ही कहते हैं हम फोकस, एक बिंदु। दूसरा बिंदु, ग्रह जब इसकी परिक्रमा करेगा तो आप देखोगे कि किसी समय सूर्य से वो सबसे कम दूरी पे है। तो लेफ्ट हैंड की तरफ देखोगे कि जब वो आता है तो इसको पेरिहीलियन डिस्टेंस कहते हैं, यानी सूर्य और ग्रह के बीच जब न्यूनतम दूरी होती है तब इसको पेरिहीलियन कहते हैं। पेरिहीलियन का मतलब यहाँ पे है कि सूर्य जो है ग्रह जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट है। और फिर राइट हैंड की तरफ देखोगे एपीलियन कंडीशन है। एपीलियन कंडीशन वो है जब ग्रह जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। ध्यान रखना ये सभी ग्रहों के लिए है, और पृथ्वी के लिए तो होगा ही होगा, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन ये केपलर के नियम सिर्फ पृथ्वी और सूर्य के नहीं है, सारे 8 ग्रहों के लिए हैं और पृथ्वी पर भी लागू होंगे। तो फिर एक बार कि केपलर के पहले नियम के हिसाब से सभी ग्रहों का परिक्रमा पथ चपटा है, सूर्य उसके केंद्र पर ना होते हुए एक तरफ फोकस पर है, और ग्रह जो है परिक्रमा करते समय कभी सूर्य के निकट आ जाता है तब उसकी स्थिति को पेरिहीलियन स्थिति कहते हैं, और किसी समय वो सूर्य के सर्वाधिक दूर आ जाता है तब इस स्थिति को एपीलियन कहते हैं। और ये डेट आप पृथ्वी के मामले में पढ़ते हो, अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो तो ये जो पेरिहीलियन कंडीशन है पृथ्वी के मामले में, अगर इस ग्रह को पृथ्वी माने तो ये पेरिहीलियन कंडीशन 3 जनवरी को आती है, और ये एपीलियन कंडीशन जो है सबसे दूर वाली स्थिति जो है ये 4 जुलाई को आती है। तो पृथ्वी के केस में एपीलियन 4 जुलाई को आता है और पेरिहीलियन 3 जनवरी को आता है। ये आगे अभी हम जब पृथ्वी को पढ़ेंगे तब और समझेंगे। तो एक तो केपलर का नियम ये हुआ। दूसरा केपलर का नियम जो था ना एरिया वाला, कि एरिया देखो इसमें ये प्लेनेट जो है, ये एक प्लेनेट सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और ग्रीन एरो जो है इसका वेग है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लाइन है ग्रह को, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये जो पोजीशन है ये ग्रह की पोजीशन है। तो आप देखो कि सूर्य के मुकाबले ग्रह ए पर है और ए से बी पे पहुंच गया, तो इन दोनों लाइन को मिलाने वाला ये एरिया A1 है। ऐसे ही फिर सी से डी पे पहुंच गया, तब सी और डी लाइन को मिलाने वाला एरिया A2 है। ऐसे ही ई और एफ पर पहुंच गया, ई और एफ वाली लाइन को मिलाने वाला एरिया A3 है। तो आप केपलर के नियम से ये समझेंगे कि ये A1, A2 और A3 तीनों एरिया आपस में बराबर होंगे, और इन एरिया के बराबर होने से आपको चाल पता लग रही है कि ग्रह की चाल देखो ए से बी तक उतने ही समय में पहुंच रहा है, सी से डी तक उतने ही समय में पहुंच रहा है, ई से एफ तक उतने ही समय में पहुंच रहा है। तो ए से बी तक चाल उसकी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा दूरी तय कर रहा है, सी से डी तक थोड़ी कम हो जाएगी, ई से एफ तक कम हो जाएगी। तो ग्रह की चाल जो है सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है, और उसी के लिए जो तीसरा नियम है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो जैसे जैसे मतलब इसकी त्रिज्या बढ़ेगी इसका जो चाल है वो घटेगी। तो सूर्य के नजदीक ये तेजी से चलता है और सूर्य से दूर होने पर धीमे चलता है। ये एक ग्रह की बात हो रही है, लेकिन अगर सभी ग्रहों की बात भी करोगे तो ये ट्रू है कि सबसे ज्यादा तेजी से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है और सबसे धीमे चक्कर लगाने वाला नेपच्यून है। यानी जैसे जैसे सूर्य से दूरी इनकी बढ़ती चली जाएगी, इनका जो परिक्रमा करने का समय है वो बढ़ता चला जाएगा। सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी करता है बुध और सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा पूरी करता है नेपच्यून। तो इस तरह से ये ग्रहों के बारे में केपलर के नियम है जिन पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको समझने रहेंगे। अब इसके बाद हम समझते हैं उपग्रह। उपग्रह उन पिंडों को कहते हैं जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यानी ग्रह उन पिंडों को कह रहे थे जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह उन पिंडों को कह रहे हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। और इसमें ये पूरे सोलर सिस्टम के कुछ तुलनात्मक रूप से आकार दिखाए गए हैं ग्रहों के। वैसे मैं संख्या के आधार पर बता दूं आपको कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बाकी जो ग्रह हैं उनके सबके उपग्रह हैं। इनमें पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं, चंद्रमा शब्द भी उपग्रह के लिए ही आता है, चंद्रमा नाम नहीं है। यानी कि ये चंद्रमा या उपग्रह एक ही बात है। तो जैसे कहें ना कि पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं,
1। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। ऐसी मंगल के कितने चंद्रमा हैं? 2। या मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। तो इस तरह से सर्वाधिक उपग्रह हैं जुपिटर के और सैटर्न के। ये बहुत ज़्यादा संख्या है, लेकिन अभी पिछले दिनों नासा ने जो रिपोर्ट दी अक्टूबर 2019 में, उसमें बताया कि अब शनि के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक हो गई है, 82 हो गई है, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 हो गई है। तो इस तरह से हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह सैटर्न यानी शनि के हैं 82, और दूसरे नंबर पर है जुपिटर यानी बृहस्पति के 79। बाकी सबके इनसे कम है, और सबसे कम पृथ्वी का 1 उपग्रह है, और बुध और शुक्र के 0-0 यानी एक भी उपग्रह नहीं है। अब ये यहाँ पे इस डायग्राम में, ये इस चित्र में मैंने आपको तुलनात्मक रूप से आकार दिखाया है। तो देखो, पृथ्वी को तुलना करते हुए अगर देखें तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़े आकार का उपग्रह गैनीमेड है, जो जुपिटर का है। देखो, तो ये जुपिटर के उपग्रह एक तो बड़े हैं, और एक सैटर्न का उपग्रह टाइटन है। देखो, इसका आकार बड़ा है। बाकी ये तुलनात्मक आकार दिखा रखे हैं। तो चंद्रमा बहुत छोटा है, चंद्रमा का आकार बहुत छोटा है उस तुलना में देखोगे तो कहने का मतलब हुआ कि सर्वाधिक उपग्रह संख्या में शनि के हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर का है, गैनीमेड। और उसके बाद बड़े उपग्रहों में एक तो कैलिस्टो शामिल है, यूरोपा शामिल है, लो शामिल है, ये चारों जुपिटर के हैं। और सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप देखेंगे, सर्वाधिक संख्या वाले और आकार वाले। तो ये उपग्रह हो गए। अभी पृथ्वी का उपग्रह जो मून है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले दूसरे पिंडों को देख लें कि सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले एक और पिंड हैं धूमकेतु, जिन्हें कॉमेट कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड वाले डायग्राम में आप देखोगे कि ये सूर्य है बीच में, और सूर्य के चारों तरफ ये एक मतलब पृथ्वी जैसे चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी के आधार पर ही हमने धूमकेतु को दिखाया है। तो धूमकेतु की जो कक्षा है वो बहुत ही परवलयाकार होती है, पैराबोलिक होती है। देखोगे आप ये कि पाथ दिख रहा है धूमकेतु का, ये जो पूंछ जैसी संरचना दिख रही है, इसी के कारण इसे पुच्छल तारा कहते हैं। आप देखोगे कि ये पूंछ सूर्य से विपरीत दिशा की तरफ है। जैसे अभी नीचे की तरफ से ये आ रहा है सूर्य की तरफ, तब ये पूंछ सूर्य के अपोजिट है, और फिर ये इसको क्रॉस करते हुए सूर्य के नजदीक होकर के, जब सूर्य के नजदीक पहुंच रहा है तो इसकी पूंछ गायब हो रही है, और फिर दूसरी तरफ निकल करके जा रहा है तो सूर्य की दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है पूंछ। तो हमेशा इसकी पूंछ जो है वो सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में रहती है, और सूर्य के नजदीक आने पर वो पूंछ खत्म हो जाती है, और पूंछ के कारण इसे पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। और ये पूंछ जो होती है इसकी, ये धूल और इस पे जो मतलब बाष्पशील पदार्थ हैं, वोलेटाइल जो पदार्थ हैं, वो सूर्य की गर्मी के कारण बाष्प में बदल जाते हैं, उनकी पूंछ बनती है। और जैसे जैसे ये सूर्य से दूर चला जाता है, इसकी पूंछ खत्म होती चली जाती है। पुच्छल तारों का अध्ययन हेली नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बेहतर तरीके से किया। और उन्होंने हेली का पुच्छल तारा जो है, जो पृथ्वी के पास आया था उन दिनों, जिन दिनों ये अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने हेली के पुच्छल तारे का अध्ययन किया। बाद में तो खैर अब सैकड़ों की संख्या में पुच्छल तारे के अध्ययन हो गए हैं। तो हेली ने एक हेली का धूमकेतु बताया था, हेली का पुच्छल तारा बताया था, और इन्होंने बताया कि ये 76 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको 76 वर्ष का समय लगता है, यानी कि पृथ्वी से ये 76 वर्ष में दिखाई देता है। तो पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था, हेली का पुच्छल तारा, और अब अगली बार 2062 में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये एक परिक्रमा पूरी करता है। ये परिक्रमा पथ इसका धूमकेतु का दिखाया गया है। तो ये भी सौर मंडल के ही पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रहों के अतिरिक्त। और लेकिन इनका जो परिक्रमा पथ है वो ग्रहों के मुकाबले बहुत ज्यादा चपटा है, इलिप्टिकल बहुत ज्यादा है। तो ये एक पिंड हुए धूमकेतु। और दूसरे पिंड सौरमंडल के ही हैं उल्का, मीटियोर्स कहते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े हैं, छोटे बड़े आकार के हैं, जो कभी आप अगर रात के समय आसमान में देखोगे तो एक चमकता हुआ सा तारा दिखाई देता है थोड़ी देर के लिए, फिर वो बुझ जाता है। ये राइट हैंड की तरफ डायग्राम में दिख रहा है, इस तरह से एक लकीर सी खिंचती हुई दिखती है और फिर वो समाप्त हो जाती है, ये आसमान में दिख रही है। तो इसको हम उल्का पिंड कहते हैं, यानी कि ये उल्काएं पृथ्वी पर गिरती रहती हैं। और पृथ्वी पर गिरते समय ये पृथ्वी के वायुमंडल में जो घर्षण है वायु का, उस घर्षण के कारण ये जल जाती हैं, आग लग जाती है इनमें। और ज्यादातर उल्काएं पृथ्वी तक पहुंचते हुए
राख में बदल जाती हैं, लेकिन बड़े आकार की उल्काएं कभी कभी नीचे पृथ्वी तक आ जाती हैं। और ऐसा कभी जब भी होता रहता है, सैकड़ों साल में ऐसा होता है कि कुछ बड़े आकार की उल्काएं धरती तक आ जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जो जुरासिक पीरियड था, जिस समय पे डायनासोर बहुत ज़्यादा थे, उस समय पे एक बहुत बड़ी उल्का गिरी थी और वो जल नहीं पाई थी, उससे डायनासोर खत्म हुए थे। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बाद में कभी जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये धूमकेतु और उल्काओं के बारे में हुआ। अब हम इसके बाद देखते हैं कि अगला जो, मतलब मैंने जैसे जब शुरू में सौरमंडल दिखा रहा था मैं, तो उसमें एक तो था क्यूपर बेल्ट और एक शब्द है ऊर्ज क्लाउड। तो एक बार नीचे डायग्राम में देखें कि सूर्य से ये बढ़ती दूरी पे ये ग्रह दिखाई दे रहे हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ये सब दिख रहे हैं। इसके बाद ये डार्क पट्टी दिख रही है, ये क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट वो क्षेत्र है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का जहां पर ये जो धूमकेतु हैं ये बनते हैं। यानी कि इसमें भी अरबों की संख्या में पिंड हैं, छोटे बड़े चट्टानी, और यहाँ पे तापमान बहुत कम है, तो बिल्कुल आइसी है। इस बेल्ट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है क्यूपर बेल्ट। ये नेपच्यून के बाद है, नेपच्यून के बाद की बेल्ट है पूरी, क्यूपर बेल्ट कहते हैं। यानी कि इसकी दूरी अगर देखोगे तो सूर्य से लगभग 30 खगोलीय इकाई दूर है। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ये 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है। यानी एक खगोलीय इकाई बराबर 15 करोड़ किलोमीटर, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। ऐसे बोलते हैं कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है, एक खगोलीय इकाई दूर है। तो खगोलीय इकाई अंतरिक्ष में, हमारे सौरमंडल में दूरी नापने का मात्रक है। और उस हिसाब से अगर देखें कि क्यूपर बेल्ट सूर्य से कितनी दूर है, तो सूर्य से ये लगभग 30 खगोलीय इकाई दूर है और ये 55 खगोलीय इकाई तक फैली हुई है। पूरे ब्लैक बेल्ट दिख रही है आपको। और इसके आउटर में फिर एक और बेल्ट दिख रही है, इसे ऊर्ट क्लाउड कहते हैं। ऊर्ट वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे है। इसकी दूरी क्यूपर बेल्ट से भी ज्यादा है, जो कि लगभग 2000 खगोलीय इकाई, 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ भी बहुत सारे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अभी ये सब चीजें अज्ञात हैं। बस ये जो हमारी टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप वगैरह है, उनसे हमें इन सब चीजों के बारे में पता लगा है। तो एक एक लाइन में मैं बस अंत में खत्म करूं इसको, कि क्यूपर बेल्ट नेपच्यून के बाद की वो बेल्ट है, वो क्षेत्र है जो सूर्य से काफी दूर है। तापमान बहुत कम है, आइसी तापमान है, यहाँ पे माइनस में है बहुत ज्यादा तापमान। और यहाँ पर बहुत सारे पिंड हैं, और ऐसा माना जाता है कि हमारे ये जो उच्चल तारे हैं, धूमकेतु हैं, वो यहीं पर जन्म लेते हैं और यहीं से फिर वो सूर्य की परिक्रमा करने निकलते हैं। और फिर इसके क्यूपर बेल्ट के बाहर की तरफ एक ऊर्ट क्लाउड है। और फिर ऐसे माना जाता है कि ऊर्ट क्लाउड के बाद हमारा सौरमंडल समाप्त हो जाता है, यानी कि फिर किसी दूसरे तारे का सौरमंडल शुरू हो जाता है। तो सूर्य के नजदीक दूसरा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो ऐसे बोलेंगे कि इसके बाद फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है उसका सौरमंडल शुरू हो जाएगा। और प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि वहां से प्रोक्सिमा सेंचुरी से हम तक प्रकाश पहुंचने में 4.3 वर्ष का समय लगता है। तो ये ऊर्ट्स क्लाउड एंड है इसका सन का। और आप एक चीज और यहाँ पे देख लें कि ये जो नेपच्यून है, इसके अंदर की ये जो थोड़ा सा वैसा कलर दिख रहा है आपको, ब्राउनिश कलर दिख रहा है, ये हीलियोस्फीयर है, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुंचता है। तो जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ग्रहों में, उस पूरे मंडल को, उस पूरे मतलब पार्ट को हीलियोस्फीयर कहते हैं। तो ये हीलियोस्फीयर बना हुआ है, क्लियर कट ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको, नेपच्यून तक हीलियोस्फीयर। और इसके बाद ही फिर ये ब्लैक बेल्ट और ये सब आ रही है, वुड क्लाउड यानी कुपर बेल्ट वगैरह आ रही है। तो इस तरह से ये यहाँ तक सौरमंडल एंड होता है। अब इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। हमारा पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, तो पहले तो राइट हैंड की तरफ आप एक एनिमेशन देख लें इसमें, कि पृथ्वी ब्लू कलर में दिख रही है और चंद्रमा इसकी ये परिक्रमा इस तरह से करता है। तो इस तरह से इसकी ये परिक्रमा कर रहा है और आकार तुलनात्मक रूप से चंद्रमा का यही है पृथ्वी के कंपेरिजन में। तो ये थोड़ा सा इस तरह से देखें। अब ये लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो ये तुलनात्मक आंकड़े हैं पृथ्वी के और चंद्रमा के। इधर लेफ्ट हैंड की तरफ बड़ा ये आकार पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का एक तो आप देखोगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.44 झुकी हुई है। ये एक्सियल टिल्ट दिख रहा है आपको, केंद्र डॉट डॉट लाइन तो इसका अक्ष है पूरा पृथ्वी का,
लेकिन घूर्णन अक्ष ये जो कंटिन्यूअस एरो है ब्लू कलर का ये है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये झुकाव दिख रहा है। एक तो बिंदु। दूसरा, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है ऊपर 6,378 किलोमीटर, और इसके कंपेरिजन में आप अगर इधर रेड उसमें देखोगे तो मून की रेडियस, चंद्रमा की रेडियस दे रखी है 1738 किलोमीटर। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के मुकाबले छोटा है काफी, त्रिज्या से पता लग रहा है। अब आप एक चीज यहाँ पे देखोगे कि जो ब्लू कलर की डॉट डॉट लाइन दिख रही है मून और चंद्रमा के बीच में, ये अर्थ की ऑर्बिट है सूर्य के चारों तरफ। यानी ब्लू डॉट डॉट लाइन जो दिख रही है, मैं पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये वाली लाइन, ये जो है ये लाइन डॉट 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 ये वाली, ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो वो कक्षा है। और ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसकी कक्षा है। तो ये रेड वाली मून की ऑर्बिट है और ब्लू वाली ये पृथ्वी की ऑर्बिट है। और एक चीज आप पढ़ते हैं कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से 5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखो, तो ये झुकाव है 5 डिग्री का। इसको अभी आगे हम इसका यूज करेंगे, झुकाव का कहाँ पे यूज होगा वो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसका परिक्रमा पथ पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसके परिक्रमा पथ से 5 डिग्री का झुकाव रखता है, यानी कि सिमिलर नहीं है। तो ये है एक पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चंद्रमा भी टिल्ट है, झुका हुआ है अपने अक्ष पर, और इसका टिल्टिंग जो है वो 6 डिग्री 68 मतलब मिनट है। तो इस तरह से इसकी टिल्टिंग हमें यहाँ पर दिख रही है। फिर ये डिस्टेंस हमें दिख रही है कि पृथ्वी के केंद्र से और चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी ये लगभग जो है वो 3,84,405 किलोमीटर दिख रही है। ये घटती बढ़ती रहती है दूरी, ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट जो मतलब पैरामीटर्स हैं इसके चंद्रमा के पृथ्वी के तुलनात्मक रूप से यहाँ पे ये दे रखे। और राइट हैंड की तरफ जो एनिमेशन है ये चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा को बता रहा है। अब इसके बाद चंद्रमा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो है चंद्रमा की कलाएं। कलाओं का मतलब है कि चंद्रमा आप देखते हो कि छोटा बड़ा दिखता है, कभी कम चमकीला है, फिर बढ़ता जा रहा है चमक उसकी, फिर एकदम पूरा चमकीला हो जाता है, फिर चमक घटती जाती है, और घटते घटते फिर एक दिन ऐसा आता है कि दिखाई नहीं देता, अमावस्या वाला। तो यानी कि पूरे चंद्रमा का अगर आप देखोगे, आसमान में उसकी स्थिति को देखोगे, तो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं फुल मून डे या पूर्णिमा। और एक दिन ऐसा आता है कि चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस दिन बोलते हैं न्यू मून डे या अमावस्या का अमावस्या। तो न्यू मून डे अमावस्या है, फुल मून डे पूर्णिमा है। और ये 15 दिन का डिफरेंस है, यानी कि 15 दिन में पूरी मतलब एक स्थिति इसकी आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसका जो अपने